हेलो बच्चों, आज सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशंस बताऊंगा। रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से रिलेशंस कैसे होते हैं, क्या कैसे डील करना है, ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास है, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास आर एक रिलेशन है, ठीक, और वो किस पे डिफाइंड है? नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। आर एक रिलेशन है, R is a relation defined on कैपिटल N। आपको पता है कैपिटल N का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। R एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है। एंड R हमारे पास क्या दे रखा है? कहा जा रहा है कि R जो है, R हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है? 6 है। और हमसे कह रहे हैं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू n। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको देखिए दो चीज़ें बताई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने कहा था कभी भी कोई रिलेशन आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है, आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। कौन कौन सी? रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है पहली, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि रिलेशन की कंडीशन क्या है। दो चीज़ें हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा है कि रिलेशन डिफाइंड किस पे? एन पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? एन पे डिफाइंड है। एन आपको क्या? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, या इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। और कंडीशन क्या है कि ये रिलेशन जो है, इसमें कंडीशन ये लिखा है कि पहले ऑर्डर पेयर, पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट का सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है, एलिमेंट भी उसी सेट से आते हैं। रिलेशन अगर एन पे डिफाइंड है तो जो एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर से ही आएंगे। तो एक्स और वाई क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था, देखिए अगर इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। स्ट्रेटजी आपको समझनी है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है इस रिलेशन का डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ, आर इनवर्स बताओ, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है हमसे, ठीक है। क्या रिलेशन फंक्शन होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो देखो क्या है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए समझिए, तो रिलेशन हमारे पास क्या लिखा है? रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? एन पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन एन पे डिफाइंड होने से इसका मीन क्या होता है? एन टू एन डिफाइंड है। रिलेशन एन टू एन डिफाइंड होने का मतलब क्या है? रिलेशन किसका सबसेट है? रिलेशन एन क्रॉस एन का सबसेट है। इतनी बात समझ आई नहीं? रिलेशन अगर एन क्रॉस एन का सबसेट है तो सिंपल सी बात है, हम एन क्रॉस एन निकाल लें। क्या कर लें? एन क्रॉस एन निकाल लें। और फिर ये जो कंडीशन हमारे पास है, कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास है, कंडीशन लिखा है x प्लस वाई बराबर 6। पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट का सम कितना है? 6 होना चाहिए। तो हम क्या कर लें? एन क्रॉस एन निकाल लें और उस पर ये कंडीशन ऑपरेट कर दें। तो जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें उनको हम आर में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे एन हमारे पास कौन सा सेट है? जो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये कौन सा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट का जब आप क्रॉस निकालोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, आप एन क्रॉस एन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट आएगा। एन क्रॉस एन जो आएगा वो क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सेट फाइनाइट होता है तो हम ए क्रॉस बी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब सेट इनफाइनाइट होगा तो वहाँ पे आप ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो वो इनफाइनाइट सेट आएगा, तो आप निकाल नहीं पाओगे ना। तो वहाँ पे क्या करना होता है? हमें एन क्रॉस एन नहीं निकालना होगा या ए क्रॉस बी नहीं निकालना होगा। हमें क्या करना होगा? बेसिकली हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। बात समझे नहीं समझे आप? हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू नोट करेंगे, फिर देखेंगे कि जो y की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर से आ रही नहीं आ रही है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, दिमाग में फीड करिए कि अगर कभी भी सेट इनफाइनाइट है तो आप n क्रॉस n निकाल के उस पर कंडीशन नहीं लगाओगे। आप वहाँ पे क्या करना है? आपको n क्रॉस n या a क्रॉस b नहीं निकालना है। अगर सेट इनफाइनाइट है तो, सेट फाइनाइट है तो आप निकाल के वो कंडीशन ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट है तो आपको ये नहीं निकालना है। तो आपको क्या करना है? आपको x और y के बीच में एक टेबल बनानी है। इधर x है और इधर y है, यहाँ से देखिए। और आपको पता है y की वैल्यू क्या है? 6 माइनस एक्स है। हमेशा हमें ये बात याद रखिएगा, x को रखना है पहले कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट है ना उसको लेफ्ट में रखना है, क्योंकि यही हमारे पास इनपुट होता है, बेसिकली यही मेन होता है, ठीक। तो क्या है कि x की वैल्यू इधर रखनी है, जो भी यहाँ a b अगर होगा तो a को लेंगे हम, ठीक। तो x की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और फिर देखना है, क्योंकि आपको पता है ये x और y कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो आपको पता है जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या होता है? 1 होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हमने x की वैल्यू 1 रख दी। जब x की वैल्यू 1 रख दी तो मेरे को y कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये जो y 5 मिला, क्या ये y 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? तो बिल्कुल ही नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हम कौन सा ऑर्डर पेयर ले लेंगे? 1, 5।
फिर हमने x बराबर कितना रखा, 2 रखा, तो y कितना मिला, 4 मिला। तो ये भी क्या है, 4 भी नेचुरल नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, x बराबर 3 रखा, तो y कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये भी जो 3 आया ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है बताओ, 3,3 है, मिलेगा। फिर हमने क्या किया, x 4 रखा, तो y कितना मिला, 2 मिला, 2 भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, 4,2 मिलेगा। फिर हमने x क्या किया, 5 रखा, तो y कितना आएगा बताइए, y हमारे पास 1 आएगा, 1 भी नेचुरल नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 6 रखा, x की वैल्यू 6 रख दी, ध्यान से समझिए, x की वैल्यू जैसे हम 6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 6 0 आ जाएगी। तो 0 क्या नेचुरल नंबर है क्या, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, 6,0 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 6 के आगे आप रखते हो, 7 रखते हो, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस 5 के आगे, x बराबर 5 के आगे आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास R में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, R में हमारे पास एलिमेंट आ गए, जो हमारे पास R आया वो कितना आ गया, 1,5, 2,4, 3,3, फिर उसके बाद 4,2 एंड 5,1। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। बात समझ आई नहीं है, ये रिलेशन आया। अब रिलेशन जब आ गया तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो कितने, और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो डोमेन क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रेंज क्या आ जाएगा, जितने भी सेकंड कंपोनेंट है उनका सेट, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब रेंज भी वही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 5, 4, 3, 2, 1 लिखो, चाहे आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखो, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करती है। इस केस में डोमेन और रेंज क्या आ गया, बराबर आ गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, अगर कोडोमेन की बात करूं, तब कोडोमेन क्या आ जाएगा, जो फाइनल सेट होता है, रिलेशन एंड टू एंड डिफाइंड है, तो कोडोमेन क्या है, एन आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए कोई दिक्कत इसमें, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए क्या है, कभी कभी हमसे ये पूछ सकता है, जब हम टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे तो हमसे पूछ सकता है कि ये जो रिलेशन आपने निकाला है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो हम इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस की। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आर हमारे पास ये आया है, तो अगर मान लो आप मेरे से पूछे आर इनवर्स बताओ कितना होगा, अगर मेरे से पूछे आर इनवर्स कितना होगा, तो आर इनवर्स मैंने आपको कल निकालना सिखाया था। 1,5 लिखा तो कितना हो जाएगा, 5,1, 2,4 लिखा तो कितना हो जाएगा, 4,2, 3,3 में तो 3,3 ही रहेगा, ये हो जाएगा 4,2, 2,4, और यहाँ पे कितना है 5,1 लिखा ना, तो 1,5। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1,5 इसमें है, 1,5 इसमें है, तो देखिए उल्टा आ गया एकदम। ये हम आर जो आ रहा है इधर से आ रहा है, और आर इनवर्स इधर से आ रहा है। देखिए सिमिलर, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इस केस में आर किसके बराबर हो गया, आर बराबर हो गया आर इनवर्स के। बात समझ आई नहीं, क्योंकि आर का प्रत्येक एलिमेंट आर इनवर्स का एलिमेंट है, तो इसका मतलब आर बराबर आर इनवर्स आ गया, ये इस एग्जाम्पल में। अब ध्यान से देखिए, एक बात मैंने आपको यहाँ और बताई थी कि अगर ये रिलेशन डिफाइन किस पे, एन पे डिफाइंड है, तो कुछ और आ रहा है। लेकिन अगर यही रिलेशन, सेम रिलेशन मैं क्या करूं, अगर मैं आपसे कह दूं ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है, डब्ल्यू पे डिफाइंड है। डब्ल्यू आपको पता होना चाहिए होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर है। तो डब्ल्यू पे अगर डिफाइंड है तो अब ये रिलेशन बदल जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। अगर आप इसमें जीरो रख सकते हो तो कितना, कहां से स्टार्ट करोगे, अगर मान लो मैं कहता हूं ये रिलेशन डब्ल्यू पे डिफाइंड है, तो अब क्या करोगे आप, एक्स और वाई के बीच क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे ऐसे करके। तो आप कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो रखोगे तो कितना मिलेगा, 6, फिर 1 रखोगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे करते करते 2 रखोगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 रखोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 रखोगे 2 मिलेगा। 5 रखोगे 1 मिलेगा। 6 रखोगे 0 मिलेगा। अब देखो क्या है, 6,0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें क्या आ गया, इंक्लूडेड आ गया, इसमें आ गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिलेशन जिस पे डिफाइंड था उस सेट को बदल दिया। बात समझ आई नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको क्या है, बेसिक्स से आगे बढ़ना है। क्या गिवन है, पहले ये एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। बिना जाने बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है।
पहले डेटा आप देखिए क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, दोनों के बीच में लिंकिंग क्या है, हमें अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करा रहा हूं। और एक बात, मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे PDF भेजी है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो PDF डाउनलोड करें और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैंने भेजे, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करके एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अपने बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो आप IIT JEE हो चाहे कोई एग्जाम हो। ठीक है, बहुत हेल्प, ये सब कंटेंट बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस। तो टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं हम। टाइप ऑफ रिलेशंस, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधों के प्रकार। ठीक, रिलेशंस। ठीक, तो देखिए पहला रिलेशन हमारे पास होता है, हमें पढ़ना कैसे कैसे है ये चीज़ समझिए। सबसे पहला रिलेशन है हमारे पास, फर्स्ट है, पहला रिलेशन है फर्स्ट, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य संबंध। फिर उसके बाद जो दूसरा रिलेशन होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। फिर थर्ड हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध हिंदी में। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, जो रिलेशन तीनों होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या हो? तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम बोलने लगते हैं इक्विवेलेंस। जो रिलेशन तीनों होता है उसको बोलने लगते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। ठीक, एक और हमें पढ़ना है बेसिकली, नोट डाल के लिख लीजिए। वो स्पेशल केस होता है किसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्पेशल केस होता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्समक संबंध। ठीक, ये बात याद रखिए, ये स्पेशल केस होता है किसका? स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये लिख लीजिए, स्पेशल केस ऑफ स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये स्पेशल केस होता है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, हम इतने आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो आएगा रिलेशन लिख के दे देगा, कहेगा बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, उसके बारे में पूछेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोई रिलेशन अगर आपके पास लिखा है तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, सिमेट्रिक कैसे होता है, ट्रांजिटिव कैसे होता है। करेक्ट? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं, मैं इसे ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिए और फिर इसके बाद अब मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक रीजनिंग टाइप टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे ये टॉपिक्स तब तक आप परेशान रहोगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला फर्स्ट है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि इसमें क्या है कि कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, बहुत आसान लगता है क्योंकि उसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैलकुलेशन करते हैं हम, लेकिन इसमें क्या, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको मैंने हिंदी में बोला था स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है,
अ रिलेशन आर, मैं डेफिनेशन भी लिख दूंगा, आप लिखते चलिए, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी कभी किसी रिलेशन की बात करेगा तो जरूर बताएगा किस पे डिफाइंड है। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, ठीक, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है कब, जब क्या हो, x आर x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को, सिमिलर चीज, x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब समझिएगा बात को। अब ये हमने लिख दिया। देखिए प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ होती है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो लिखा है इसमें दिक्कत होती है कि ये x आर x क्या है, x, x क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। तो देखिए मैंने क्या कहा, x आर x का मतलब क्या होता है कि x जो है वो खुद से जुड़ा होना चाहिए, बोल सकते हैं फॉर ऑल, ये सिंबल का है का, ये सिंबल है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो इसको बोल सकते हैं कि a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कोई भी, जैसे जब कोई रिलेशन आपके पास होगा तो एक सेट होगा, तो उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो एक सेट हमारे पास ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या होना चाहिए, 1 2 3 जितने 3 एलिमेंट हमारे पास है, तीनों एलिमेंट खुद से कनेक्ट होने चाहिए। मतलब आर में क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, x इज रिलेटेड टू x, या इसका मतलब क्या है, x, x किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब प्रत्येक a के प्रत्येक x के लिए ये वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास कहाँ होना चाहिए, r में होना चाहिए। अब इस चीज को समझिए, एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। रिफ्लेक्सिव का फंडा ये है कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, जिस सेट पे संबंध आपका परिभाषित है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, तो जैसे मान लो एक रिलेशन हमारे पास r है, वो किस पे डिफाइंड है, a पे डिफाइंड है, मतलब r a से a है। सेट a में कितने एलिमेंट हैं, सेट a में मान लो मैंने मान लिया 1 2 3, तो अगर मैं आपको r लिख के दे दूं, मैं आपसे कहूं बताइए 1 1 2 2 3 3 1 5 1 6, मैं आपसे कहूं क्या ये जो रिलेशन लिखा है, ये r लिखा है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है, ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है। सेट ए पे डिफाइंड है, इसका मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है। तो हमें ये देखना है आर में प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो 1 किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, 3 3 से जुड़ा है, जुड़ा नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ है, ए का प्रत्येक एलिमेंट आर में खुद से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन क्या हमारे पास है, इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो इन एक्स्ट्रा एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने भी आए इससे मतलब नहीं, लेकिन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। 1 1, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अभी आपको और एग्जाम्पल्स करके बताएंगे, ये रिलेशन हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगला, मान लो अगर मैं आपको R लिख के दे दूं, मैं आपको एक सेट लिख के दूं, एक और एग्जांपल मैंने आपको लिख के दे दिया, एक सेट ये है 1 2 3 4, और मैं कह रहा हूं कि R इस सेट पे डिफाइंड है, R A पे डिफाइंड है। तो मैं आपसे कह दूं R हमारे पास क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 4 है। आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये R जो लिखा क्या रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 जो है 4 4 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 4 किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है। A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड होता है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब 4 देखिए किसी से नहीं जुड़ा है, 4 खुद से नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बात समझ आई नहीं। जैसे मान लो मैं एक लाइन का सेट ले लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन का सेट ले लेता हूँ, उसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइन है। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैं यहाँ पे पैरेलल का रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, किसका रिलेशन, पैरेलल का रिलेशन। तो आप ये बताइए प्रत्येक लाइन खुद के पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है।
प्रत्येक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये सब रिलेशन क्या होंगे, या प्रत्येक नंबर खुद के बराबर होता है, जैसे 2 बराबर 2, 3 बराबर 3 होता नहीं होता, तो ये सारे रिलेशन क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए आपको क्या देखना है कि R का प्रत्येक एलिमेंट, R जिस सेट पे डिफाइंड है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए, ये चीज समझनी है। अब देखिए हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए इसको क्या बोलते हैं, सममित संबंध। तो क्या लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे, बस आखिरी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अ रिलेशन R defined on set A is said to be symmetric if x किससे कनेक्ट है, y से कनेक्ट है, so implies that y भी किससे कनेक्ट होना चाहिए, x से। बात समझ आई नहीं आई? For all x, y belongs to A, इतनी बात समझ आई नहीं है? ये जो x और y होगा ये कहाँ से आएगा, A से आएगा। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, तो y, x भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं आई? x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है तो y, x भी R में बिलोंग करना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए समझिए ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है x y से कनेक्टेड है, तो y भी x से कनेक्टेड होना चाहिए। x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर R में बिलोंग कर रहा है, तो y, x भी R में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये है तो हम देखेंगे, ये ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x, y R में है तभी हम इसको देखेंगे, अगर ये नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? x y से कनेक्टेड है तो y भी x से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई L1 L2 दो लाइन है, L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सर्वांगसम है, तो क्या ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के सर्वांगसम होगा? बिल्कुल होगा। 2 बराबर 3 अगर है तो क्या 3 बराबर 2 होगा? बिल्कुल होगा, अगर लिखा है तो। वैसे तो नहीं होगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो x बराबर अगर y है तो क्या y x के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x y से कनेक्टेड है तो y भी x से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर x y से कनेक्टेड है लेकिन y x से कनेक्टेड नहीं है तो ये रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ आई नहीं आई? या इसको ऐसे बोल सकते हो आप कि x, y हमारे पास R में है लेकिन y, x R में नहीं है, या इसको ऐसे आप बोल सकते हो कि 1, 2 R में है लेकिन 2, 1 R में नहीं है, तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक कब होगा? जब x y है और y x भी है। बात समझ आई नहीं आई? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सिमेट्रिक। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे बेस्ड। तो देखिए जैसे मान लो सपोज करो मैंने क्या किया, एक रिलेशन ले लिया, मैंने R आपको लिख के दिया, मैंने लिखा 1 1 1 3 2 4 3 1। क्या ये रिलेशन कभी सिमेट्रिक हो सकता है क्या? आप बताइए, बोलिए। रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड वो सेट नहीं बताया आपको। तो ये बताइए क्या ये रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक हो सकता है क्या? देखिए 1 3 बिलोंग है, 1 3 आ रहा है तो क्या आना चाहिए? 3 1 भी आना चाहिए, 3 1 भी आ रहा है। 2 4 आ रहा है, ये देखिए 2 4 आ रहा है तो क्या आना चाहिए? 4, 2 भी R में होना चाहिए। तो इसका मतलब 4, 2 R में नहीं है, तो बोल सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे? 2, 4 बिलोंग्स टू R, बट बोल सकते हैं R में बिलोंग कर रहा है बट 4, 2 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या लिख देंगे? नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ आई नहीं है? चलिए अब इसको इरेज करते हैं और एग्जांपल्स कराता हूं आपको। बहुत बेसिक से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं कि सीखना चाहते हैं
तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको सेट नहीं आता तो आप सेट की प्लेलिस्ट बनी है, वो उसको जाके देखिए, सेट की सारी वीडियोस देखिए। रिलेशन अगर आपको नहीं आ रहा तो रिलेशन स्टार्टिंग से देखिए। अब आप बीच की वीडियो देखोगे, अगर आप स्किप करके देखोगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे, स्टार्टिंग से देखोगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने में मेरी एनर्जी लगी है। तो जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी अप्रोच है, वो आपको समझ आएगी, ठीक। और अगर आप स्किप करके देखोगे चीज़ों को तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगला एग्जांपल मैं लेता हूँ सिमेट्रिक पे बेस्ड। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास क्या है कि मैंने आपसे कहा एक रिलेशन है हमारे पास, मैंने कहा L1 इज़ पैरेलल टू L2। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, अगर मैं लाइंस के सेट का रिलेशन ले लूँ, ठीक है, ये रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, कभी भी इस टाइप की अगर बात करें, ठीक। अगला देखिए एग्जांपल में अगर आपसे कह दूँ डेल्टा 1, त्रिभुज 1 जो है त्रिभुज 2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम ये कह सकते नहीं कह सकते कि डेल्टा 2 भी सर्वांगसम होगा किसके, डेल्टा 1 के। बिल्कुल सही है, ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं है। अभी देखिए ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। अगला एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं x इज अ ब्रदर ऑफ y, x जो है, x इज अ ब्रदर ऑफ y, इसका क्या मतलब हुआ, x जो है y का भाई है, तो क्या y भी x का भाई होगा, x y का भाई है, x इज अ ब्रदर ऑफ y। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, x y का भाई है। तो क्या y भी x का भाई होगा, आप बताइए, सोचिए। तो देखिए x अगर y का भाई है तो y x का भाई हो, ये जरूरी नहीं है। y x की बहन भी हो सकती है। बात समझ आई नहीं आई? x अगर y का भाई है तो कोई ज़रूरी नहीं y भी x का भाई हो। y जो है x की क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो बोल सकते हैं y कैन बी सिस्टर ऑफ x, ठीक। ये बात समझिए, x अगर y का भाई है तो y जो है x का भाई हो, ये ज़रूरी नहीं है, y x की बहन भी हो सकती है। तो बोल सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। या इसको ऐसे बोल सकते हो आप, अगर मैं आपसे कह दूं x अगर y के बराबर है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y बराबर x, ठीक। y x के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास रिलेशन के अंदर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, ठीक। अगला मैं अगर r के टर्म में बात करूं तो जैसे मान लो मैंने एक r रिलेशन ले लिया, मैंने लिखा, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। तो आप ये बताइए क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि देखिए 1 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, 3 1 आ रहा है। 1 3 से कनेक्ट है, 3 1 से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक। अब देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक। अगर आप सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ से कनेक्ट हों और मैं PDF जो भी आपको पढ़ाऊँगा उसकी PDF जरूर भेजूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम की, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसमें, उनको सॉल्व करिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स को सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाइए आप, ठीक है। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके पास, सीख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे सेक्शन मैथ्स के पढ़ाऊँगा। कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए, अगर वो मैथ्स के लिए इंटरेस्टेड है तो मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूँ। मैथ्स मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाऊँगा मैथ्स आप, ठीक। तो देखिए, अब देखिए अगर मैं एक रिलेशन ले लूँ, मैं आपसे कहता हूँ, सिंपल सी बात है, एक कोई भी सेट ले लेता हूँ। मान लो सपोज करो मैंने एक सेट ले लिया, रिलेशन A से A डिफाइंड है, एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये रिलेशन में लिख के दे दूँ 1 1 2 2 3 3, आप ये बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है?
ये जो रिलेशन मैंने लिख के दिया है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को क्या देखना होता है कि रिलेशन डिफाइंड किस पे, सेट ए पे डिफाइंड है। रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो देखो 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है। ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है, ए पे डिफाइंड है। तो रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा, 3 3 का मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए बात करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में, लोगों को अक्सर दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखो ध्यान से, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या बताया गया था, सिमेट्रिक के लिए आपको ये बताया गया था कि अगर x, y है, अगर x, y R में है तो y, x R में होना चाहिए। अगर x, y R में है तो y, x R में होना चाहिए। बात समझ आई नहीं आई, मतलब अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, अगर 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं, क्या इसमें जो है x, y है, क्या इसमें x, y है ही नहीं, इसमें 1 2 1 3 का कोई केस ही नहीं है। तो जब x, y होगा तभी हम y, x को देखेंगे। जब x, y होगा ही नहीं तो हम y, x को नहीं देखेंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर x, y और yx वाली डेफिनेशन गलत होती है तब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर डेफिनेशन क्या थी, x, y R में है तो क्या होना चाहिए, y, x भी R में होना चाहिए। अगर ये है तो ये होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ये है ही नहीं तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। अगर ये है ही नहीं, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, x, y R में है नहीं, तो हम इसकी बात क्यों करेंगे। तो अगर जब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फेल होगी, ये बात ध्यान से समझिएगा, जब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फेल होगी तब सिमेट्रिक, जब सिमेट्रिक की कंडीशन फेल होगी तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अदरवाइज अगर सिमेट्रिक की कंडीशन फेल नहीं हो रही है तो सिमेट्रिक हर केस में होगा। आप ये बताइए, क्या इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन फेल हो रही, क्या बोलिए, x, y अगर हो और y, x ना हो, इस टाइप का कोई केस आपको दिख रहा है इसमें, सिमेट्रिक है ये, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन फेल नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर दूं, मैं अगर इसमें क्या लिख दूं, 1, 1 कर दूं, 2, 2 और 3, 3 और मैं 1, 3 जोड़ दूं यहां पे, ऐसे करके, तो क्या सिमेट्रिक हो पाएगा। क्यों, 1, 3 इसमें है, तो 1, 3 अगर इसमें आ गया तो 3, 1 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन 3, 1 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर x, y है तभी हम y, x की बात करेंगे। अगर x, y है ही नहीं तो हम y, x की बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन फेल नहीं हो रही है, जब सिमेट्रिक की कंडीशन फेल होगी तब नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं आगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, इसे मैं अरेज कर रहा हूं, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और नोट्स को रिवीजन करिए टाइम टू टाइम, क्योंकि नोट्स ऐसे चीज़ होते हैं जब आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक, और अदरवाइज क्या है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स सिर्फ लिखते जाओगे तो दिक्कत होगी। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आपके नोट्स से काम आते हैं। अब देखिए बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, इसको संक्रामक संबंध बोलते, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक, a relation are defined on set A is said to be transitive if x y से जुड़ा है एंड y किससे जुड़ा है, z से जुड़ा है। x y से जुड़ा है, x y से कनेक्टेड है, y z से कनेक्टेड है, तो क्या होना चाहिए, x z से कनेक्टेड होना चाहिए फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू A। ये बात याद रखिएगा, x अगर y से कनेक्टेड है
y अगर z से कनेक्टेड है तो x और z आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। इसको ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड है, सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या है बेसिकली वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ये इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x, y R में बिलोंग कर रहा है एंड y, z भी R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, x, z भी कहाँ बिलोंग करे, R में बिलोंग करे। अगर x y है, y z है तो x z भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसा फेल हो रहा है, ये कंडीशन फेल हो रही है, x y है, y z है लेकिन x z नहीं है, तो क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो सपोज करो हमने एक रिलेशन लिख के दे दिया। रिलेशन के टर्म में बात करते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2। यहाँ से देखिएगा इस रिलेशन की बात करते हैं हम। तो देखिए क्या रिलेशन ये, अगर मान लो ये सेट ए में ले लेता हूँ, सेट ए पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है, सेट ए पे। सेट ए ये लिखा है, सेट ए पे डिफाइंड है, रिलेशन ए पे डिफाइंड है। ठीक, तो देखिए क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ रहा है, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड, तो 1 2 3 ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो देखो 1 3 है, 1 3 है नहीं है इसमें, तो क्या 3 1 है। अगर एक पॉइंट पे भी फेल हो गया ना तो फेल है, हम उसके आगे चेक नहीं करेंगे। रिलेशन हजारों के लिए ट्रू, मान लो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हजारों के लिए हो रहा है, सिमेट्रिक सबके लिए हो रहा है, सारे पॉइंट सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए सिमेट्रिक है, लेकिन एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए फेल कर गया तो इसका मतलब क्या है, फेल हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ये बात समझिएगा आप। तो 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो 1 3 है, 1 3 से कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, तो 1 और 2 होना चाहिए, है यहाँ पे। और चेक कर लेते हैं, देखो और कोई ऑर्डर्ड पेयर 1 2 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 1 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 1 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है, 1 2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 3 है, 3 2 है, 1 2 भी है। ठीक, और भी कहीं नहीं हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए। अब देखिए थोड़ा सा और एग्जांपल्स करते हैं, आपको समझाते हैं। बहुत बेसिक है ये सब, आपको आना चाहिए। और क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान आते हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेंस हो चाहे कोई और एग्जाम हो, आप सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएट के एग्जाम होते हैं उसके लिए सब बहुत ज़रूरी होता है। लगभग सारे एग्जाम्स में यही आता है, सिलेबस यही है सबका। अभी देखिए ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं बेसिकली एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कहता हूं, मैं परपेंडिकुलर का रिलेशन, पैरेलल का रिलेशन लेता हूं। किसका लेता हूं मैं पैरेलल का रिलेशन डिफाइन करता हूं। रिलेशन क्या है, पैरेलल का। किसका, पैरेलल का रिलेशन हमारे पास जो है वो पैरेलल का रिलेशन है, समांतर का रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, L1 और L2 समांतर हैं, L2 और L3 समांतर हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि L1 और L3 समांतर होंगी? बिल्कुल कह सकता हूं। तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। दो लाइन के बीच का पैरेलल का रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगला देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर का रिलेशन बात करता हूँ, रिलेशन काहे का है, परपेंडिकुलर का, ठीक है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या, बताइए। तो ये इंप्लाई
ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। कैसे? देखो, ये L1 है हमारे पास, लाइन 1 है, लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। और L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के परपेंडिकुलर है, L3 है। तो देखो L1 और L3 क्या आ गए? यहाँ पे आ गए L1 और L3 पैरेलल आ गया। तो इसका मतलब बोल सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगला देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ, सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, कोई भी रिलेशन ले लूँ मैं, मान लो R में ले लेता हूँ, R के टर्म में बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा बताइए 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, ठीक, 1 3, ठीक है, 2 3, ठीक, और इसको मैं ले लेता हूँ 3 2, ठीक। तो देखो क्या है रिलेशन, कनेक्टेड होगा क्या? आप ये बताइए, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा? चेक करो, देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 2 से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 इसमें नहीं है। देखो 1 3 है, 1 3 से कनेक्टेड है, एंड 3 किससे कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है। तो 1 और 2 आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, बट 1 और 2 आपस में कनेक्टेड, रिलेटेड नहीं है। तो बोल सकते हो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक तो वैसे भी नहीं, क्योंकि 2 3 है और 3 2 नहीं है। इतनी बात समझ में आई नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? तो ये अभी तक था हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने पढ़ा था। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, ठीक, जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो अभी इसके पहले मैंने लिया था, उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, बताएं, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक मैं जान नहीं पाऊँगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनली बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, ठीक है। जब तक बताओगे नहीं तब तक सल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल, ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस में आता है ये। तो हमारे पास R किस पे डिफाइंड है? R एक रिलेशन है, A पे डिफाइंड है, और एलिमेंट क्या है इसके? 1 2 और 3 है। 1,1 और 3,3 ये हमने ले लिया। ध्यान से देखिए, 1,1 2,2 3,3, इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये हमारे पास है। अब ध्यान से देखिए, तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव होता है, ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक की कोई कंडीशन फेल नहीं हो रही है, एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिलेशन जो लिखा है, ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो रिलेशन तीनों होते हैं वो रिलेशन क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो फेल नहीं हो रही है, ट्रांजिटिव की कंडीशन है वो भी फेल नहीं हो रही है। अगर एक्स वाई हो, वाई जेड हो, तब हम एग्जैक्ट की बात करते हैं ना। अगर एक्स वाई हो, वाई जेड हो, और तब हम एग्जैक्ट की बात करते हैं। जब एक्स वाई है ही नहीं, वाई जेड है ही नहीं, तो हम एग्जैक्ट की बात थोड़े ना करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन और ट्रांजिटिव कंडीशन फेल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब कंडीशन फेल होगी तब नहीं होगा, अदरवाइज होगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? बताइए। तो रिलेशन क्या है ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं आइडेंटिटी की। मैं बात करता हूं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये रिलेशन अक्सर लोगों को समझने में दिक्कत होती है, और लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये बात याद रखिए, आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं? x, x होना चाहिए इसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक। ये बात समझ आई नहीं है? ध्यान से समझिए, आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। अब ये सब भूल जाइए, अब ये जो लिखा ना, ये सिस्टम अलग होता है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं,
बात समझे नहीं समझे आप? तो कभी कभी कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं, तो ये क्या है, इससे मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझिए, मेन कंसेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे छोटा आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक सेट ए है, वो कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है? सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक रिलेशन है जो ए पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? ए पे डिफाइंड है, और सबसे छोटा मतलब सेट मैंने लिया, ये सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो आप ये बताओ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करो, सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करो। तो भाई जब आर आप करोगे तो क्या आएगा? 1,1 ही तो आएगा। सिंपल सी बात है, आएगा नहीं आएगा? यही एक एलिमेंट मिलेगा। जब ए क्रॉस ए आप निकालोगे तो यही एक एलिमेंट आपको मिलेगा। तो ये बनेगा, ये रिलेशन क्या है? ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक, अगर देखो ध्यान से, अब देखिए अगला, देखिए अगला केस देखिए, मैंने क्या किया, ए में 2 एलिमेंट ले लिए। ठीक, आर हमारे पास ए पे डिफाइंड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ए लिखो, आप आर लिखो, और आर ऐसा लिखो जो रिफ्लेक्सिव हो और सबसे छोटा हो, सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लिखो। तो रिफ्लेक्सिव ये कब होगा? जब 1,1 आएगा और 2,2 आएगा। 1,2 भी आ सकता है, 2,1 भी आ सकता है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो बहुत सारे बनेंगे, ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। अभी मान लो मैं यहां पे क्या कर दूं, मैं कुछ और जोड़ दूं, 1,1 2,2 1,2 कर दूं, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन क्या है, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक, अब देखिए अगर मैं क्या करूं, अगला एग्जांपल लेता हूं मैंने क्या किया, इसमें 3 एलिमेंट ले लिए। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ रिफ्लेक्सिव लिखो, तो क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए? 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1,3,2 3,1 3,1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव यही होगा। इससे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल नहीं। अगर आप किसी भी एलिमेंट को इसमें से हटा दोगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब है ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव का स्पेशल केस होता है, जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। इतनी बात समझ आई नहीं है? सबसे छोटा रिलेशन जो बनेगा। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं ये आइडेंटिटी है, ये रिलेशन जो है ये वाला, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ये आइडेंटिटी भी है एंड रिफ्लेक्सिव दोनों है। ये क्या है? ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव दोनों है। और ये वाला रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो है ये, क्योंकि 1,1 2,2 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ए पे डिफाइंड है, 1,1 2,2 है, लेकिन क्या है 1,1 2,2 के अलावा एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट नहीं है। बोल सकते हैं कि, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो 1,1 2,2 3,3 4,4 x के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब 1,1 2,2 3,3 4,4 जो भी हमारे पास सेट ए में एलिमेंट होंगे, इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे, x को छोड़ के कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये जो रिलेशन लिखा है ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन क्या है? आइडेंटिटी नहीं है। ये रिलेशन क्या है? नॉट एन आइडेंटिटी। ये रिलेशन जो लिखा है नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ आई नहीं है? ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक, करेक्ट। तो हम यहां से एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन, अगर वो आइडेंटिटी है तो वो किसको इंप्लाई करेगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो कोई ज़रूरी नहीं आइडेंटिटी हो। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, इसका मतलब ये है तो ये तो होगा, लेकिन ये है तो ये हो, ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए मैंने काट दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये गारंटी नहीं है। इस टाइप की क्वेश्चंस
एग्जाम में खूब आते हैं, स्टेटमेंट दे देता है और स्टेटमेंट को कहता है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए एक आर्टिकल और है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ध्यान से समझिएगा। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, दो रिलेशन का कंपोजिशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, समझिए। ठीक, मैं इसे इरेज करता हूं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, इसको हम बोलते हैं संबंधों का संयोजन, रिलेशंस, इसको बोलते हैं संबंधों का संयोजन। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। दूसरा रिलेशन हमारे पास एस है जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, बी से सी डिफाइंड है। आर और एस क्या है, दो रिलेशन हमारे पास। एक रिलेशन आर है जो ए से बी डिफाइंड है, दूसरा रिलेशन हमारे पास एस है जो बी से सी डिफाइंड है। तो हम एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं, हमने इसको डायग्राम इसका बनाया। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो इसका कोई भी एलिमेंट एक्स ले लिया, इसका कोई एलिमेंट वाई ले लिया, इसका कोई एलिमेंट जेड ले लिया। तो आर क्या कर रहा है, ए के एलिमेंट को बी से जोड़ रहा है, ये आर है हमारे पास। एस क्या कर रहा है, बी के एलिमेंट को सी से जोड़ रहा है। तो हम एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं जो ए को डायरेक्टली सी से जोड़ दे। ध्यान से समझिए, आर एक रिलेशन है जो क्या कर रहा है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ रहा है। एस एक रिलेशन है जो सेट बी के एलिमेंट को सेट सी से जोड़ रहा है। तो हम एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं जो सेट ए को डायरेक्टली सेट सी से जोड़ दे। बात समझ आई नहीं? जैसे मान लो, सपोज करो एक ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली जाती है, दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है। ध्यान समझिएगा, लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से चंडीगढ़। तो हम एक ऐसे ट्रेन की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली मेरे को लखनऊ से कहाँ ले जाए, चंडीगढ़ ले जाए। तो कहने का मतलब है वो कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, समझिए। ठीक, तो ये जो रिलेशन होता है हमारे पास, ये जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, जो ए को किससे जोड़ दे, सी से जोड़ दे, इसको हम क्या बोलते हैं, एस ओ आर। इसको एस ओ आर पढ़ते हैं, एस कंपोजिशन आर पढ़ते हैं। जैसे आपने फंक्शन अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, उसको फॉग या गॉफ पढ़ते हैं। वो फॉग या गॉफ नहीं होता है, वो क्या होता है, एफ ऑफ जी उसको बोलते हैं या जी ऑफ एफ बोलते हैं। वो फंक्शन कंपोजिशन होता है, वो एक ऑपरेशन होता है। ठीक, एस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है एस ओ आर, इसको बोलेंगे। ठीक है, एस कंपोजिशन आर। ठीक, एस कंपोजिशन आर। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, बताएंगे अभी आपको। ये क्या हमारे पास है, एस कंपोजिशन आर है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आर की बात करता हूँ, आर कैसे लिखेंगे, आर में ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के आएंगे, एक्स कॉम वाई, सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, क्योंकि आर ए टू बी है ना, और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। हम अगर एस की बात करेंगे तो एस कहाँ से, एस में एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, वाई कॉमा जेड देखो, और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा बी से, एंड जेड बिलोंग करेगा सी से। तो जब हम एस ओ आर की बात करेंगे, हम ध्यान से समझिए, जब हम एस ओ आर की बात करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स कॉमा जेड। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, एंड जेड कहाँ से बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास एस ओ आर आया है। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत? ये डेफिनेशन इसकी है। ठीक, और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या हो सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको आर दे देगा, एस दे देगा, आपसे जानते हो क्या कहेगा, आपको कुछ भी आर लिख के दे देगा। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास
ये लिख के दे दिया, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल मैं करता हूँ इस पर, ये समझिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम करने की टेक्निक अलग होती है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम करने की टेक्निक अलग होती है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना, देखिए जब भी कभी एस ओ आर, जो भी आप एस ओ आर या आर ओ एस या एस इनवर्स ओ आर इनवर्स कुछ भी पूछेगा, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आर से स्टार्ट करना है। जो इक्वल के बगल वाला रिलेशन होगा ना, वहाँ से स्टार्ट करना है। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। तो जैसे मान लो हमारे पास आर क्या लिखा है, ये लिखा है 1 2, ठीक है, 2 3 2 4 3 5, मान लो ये लिखा है। और एस क्या लिखा है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक आर ले दिया और एस दे दिया। बात समझ आई नहीं है? समझिएगा बात। तो देखिए एस ओ आर की बात करेंगे हम, तो ये एस ओ आर एक ऐसा रिलेशन होगा जो क्या करेगा, एक्स के एलिमेंट, एक एलिमेंट को सी से जोड़ देगा डायरेक्टली। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एस ओ आर। देखिए ठीक है ना, ए टू सी रिलेशन होगा। जो एस ओ आर हमारे पास होगा बेसिकली, जो एस ओ आर होगा रिलेशन, वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ डिफाइंड रिलेशन है, ए से सी है डायरेक्टली। तो मतलब एस ओ आर में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक्स कॉमा जेड। इसीलिए मैंने देखिए क्या लिखा है, एक्स कॉमा जेड लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा जेड टाइप के आएंगे। एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, और जेड कहाँ से बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा। बात समझ आई नहीं है? तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मेरे से पूछा गया है एस ओ आर बताओ। बताओ भाई एस ओ आर क्या होगा। मेरे को एस ओ आर कैलकुलेट करना है। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एस ओ आर कैलकुलेट करना, बताना क्या होगा, एस कंपोजिशन आर हमें बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर एक फंक्शन कंपोजिशन की बात हो, कभी भी हो, तो आपको क्या करना है, जो इक्वल के बगल वाला सेट है आर, इक्वल के बगल वाला सेट कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे क्या है, आर है, जो इक्वल के जस्ट बगल वाला है आर, जो इक्वल के बगल वाला सेट होता है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। तो हमें क्या करना है, आर में पहुँचो, आर में पहुँचो आप। आर में देखो पहला ऑर्डर पेयर, हमें सारे ऑर्डर पेयर पे 1 बाय 1 जाना है। तो आर में हम पहुँच गए, 1 पहले ऑर्डर पेयर पहुँचे, पहले ऑर्डर पेयर पे पहुँच गए। तो 1 किससे जुड़ा है बताइए, आर में पहुंचे। देखो एस ओ आर की बात करेंगे तो जो एस कंपोजिशन की जब भी बात करेंगे तो जो इक्वल के बगल वाला सेट होगा वहां से स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ आर है तो हम आर पे पहुंचे, आर का पहला ऑर्डर पेयर उठाया। पहला ऑर्डर पेयर में क्या है, 1 किससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 1 2 से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो अब हमें ये देखना है, एस में आना है और एस में देखना है 2 किससे किससे जुड़ा है। तो देखो आर में क्या है, 1 2 से जुड़ा है, तो मतलब आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहीं से सब कुछ स्टार्ट करना है। ठीक, तो अब देखो 1 2 से जुड़ा है। अब देखो 2 जो है एस में किससे किससे जुड़ा है, 1 2 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है। तो कितना हो जाएगा, 1,4। कितना आ गया, 1,4। और देखो 2 किसी से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। 2 3 से जुड़ा है, 3 किससे जुड़ा है इसमें, 2 3 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है। तो कितना देखो 2 3 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है, तो 2 6 लेंगे हम। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब देखो 2 3 से जुड़ा है और 3 2 से भी जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है और 3 2 से जुड़ा, तो हम 2 2 भी लेंगे इसमें आप। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 3 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है, तो हमने 2 6 लिया। 2 3 से जुड़ा है और 3 2 से भी जुड़ा है, तो 2 2 भी लेंगे। अब देखो 2 4 से जुड़ा है, क्या 4 इसमें किसी से जुड़ा है, नहीं। इधर से देखना है, ऐसे उल्टा नहीं आना है, ऐसे नहीं 2 4 से जुड़ा है 4 2 से जुड़ा है, ऐसे नहीं करना है। 2 4 से जुड़ा है तो ये 4 किसी से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा होना है। ठीक, तो 2 4 से जुड़ा है, 4 इसमें किसी से नहीं जुड़ा है। 3 5 से जुड़ा है, 5 भी किसी से नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एस ओ आर। मान लो सपोज करो मेरे को क्या करना है, मेरे को आर ओ एस निकालना है थोड़ी देर के लिए। अगर मेरे को आर ओ एस निकालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एस। तो एस में आना मेरे को, एस में देखिए 2 4 से जुड़ा है, तो मेरे को आर में देखना है 4 किससे किससे जुड़ा है, किसी से नहीं जुड़ा है। 3 6 से जुड़ा है, 6 क्या किसी से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। 1 3 से जुड़ा है, क्या 3 किसी से जुड़ा है, देखिए 3 5 से जुड़ा है। 1 3 से जुड़ा है, 3 5 से जुड़ा है, तो क्या आ जाएगा इसमें 1 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 5। 3 2 से जुड़ा है, 2 देखिए किससे किससे जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है। 3 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है।
तो कितना आ जाएगा 3,3। देखो 3 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, तो 3,3 आ जाएगा। 3 2 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, तो कितना आ जाएगा 3,4। कितना आ जाएगा 3,4। 3 2 से जुड़ा है और 2 किसी से नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? कभी कभी हमसे ये भी पूछा जा सकता है S इनवर्स O R इनवर्स, R इनवर्स O S इनवर्स। बात समझ आई नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, S इनवर्स निकाल लो, R इनवर्स निकाल लो, सेम प्रोसेस लगा दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी थियोरी कंप्लीट होती है, रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक, तो जो मैंने आपको PDF भेजी थी, PDF सॉल्व करिए। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पर लिखिए, पोस्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, हर स्टेप में मैं आपके साथ हूँ। ठीक, अब एक सेशन इसके बाद लगता है, एक लेक्चर मैं और लगाऊंगा इस पर, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अप्रोच क्या है। देखिए अप्रोच तभी डेवलप होगी जब आप थियरी पढ़ोगे। थियरी आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स में कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपकी थियरी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम के बारे में सोच पाओगे और कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।